हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से इज इंग्लिश में। और मैं हूं सुनील कुमार। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट और समझा था प्रीपोजिशन है क्या। हमने यह भी जाना था कि प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में डिफरेंस क्या है, कैसे पता करते हैं। इन सारी बातों की चर्चा की गई। आज उसी कड़ी में प्रीपोजिशन पर वार लगातार ये एक श्रृंखला मैंने शुरू किया। इसी श्रृंखला की अगली कड़ी आज है, यानी पार्ट 2। आज पार्ट 2 में हम लोग चर्चा करेंगे प्रीपोजिशन के काइंड्स, कितने प्रकार के प्रीपोजिशन होते हैं, और साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला है प्रीपोजिशन का, वो है प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो आइए आज की पाली शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले काइंड्स, प्रीपोजिशन के काइंड्स देखेंगे हम। पहला एक वन वर्ड वाला होता है ना, वन वर्ड प्रीपोजिशंस। ठीक है, जैसे इन, आउट, ऑफ, ओवर, इस तरह ये कहलाते वन वर्ड प्रीपोजिशंस। देन सेकंड है हमारा कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, अगर आप समझ लेंगे तो याद रखना नहीं पड़ेगा। कंपाउंड प्रीपोजिशन, कंपाउंड का मतलब होता है दो या दो से अधिक से मिला। ठीक है, जनरल मीनिंग होती है कंपाउंड का दो से मिला हुआ। तो यानी ऐसे प्रीपोजिशन जो दो से, यानी ऐसे प्रीपोजिशन जिनके पहले कोई प्रेफिक्स लगा होता है, प्रेफिक्स लगा के बनाते, जैसे अबाउट है ना, अबव, ठीक है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, अबाउट, अबव, अक्रॉस, है ना, बिटवीन। तो इस तरह के प्रीपोजिशंस जो होते हैं वो दरअसल एक शब्द नहीं होते। ठीक है, यहाँ ए प्रेफिक्स और यहाँ क्या है, बिटवीन, है ना, बी मतलब बाय द साइड ऑफ। तो ये दरअसल प्रेफिक्स और एक रूट दोनों को मिलाकर बना, इसलिए ये कंपाउंड कहलाता। तीसरा आपका है प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, है ना, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। ठीक है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो प्रीपोजिशन के तरह काम करते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स फंक्शनिंग एज प्रीपोजिशन। ठीक है, एक से ज्यादा शब्द होते हैं जो दरअसल प्रीपोजिशंस की तरह काम करते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू। इसी तरह के और भी आपके हैं। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विथ, ठीक है, इस तरह। तो ये तो हुए प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। और चौथा एक है जिसे हम बहुत कम ध्यान दे पाते हैं, हमने अब तक जो भी पढ़ा है इस पे ध्यान नहीं दिया है कि दरअसल ये भी प्रीपोजिशन होते हैं। साथियों, हमने पार्टिसिपल पढ़ा है वर्ब में, आपने भी पढ़ा होगा। मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट पार्टिसिपल की। तो देखिए, पार्टिसिपल से बनता है प्रीपोजिशन, इसे कहते हैं पार्टिसिपियल प्रीपोजिशंस। पार्टिसिपियल प्रीपोजिशंस ये पार्टिसिपल से बनते हैं। ये है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी V1 ING से बनते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ा पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन। लेकिन काम करते हैं प्रीपोजिशन का, जैसे बैरिंग एक्सीडेंट, बैरिंग मतलब छोड़कर, बार मतलब होता है छोड़कर, बैरिंग एक्सीडेंट, है ना, the train will arrive tomorrow, the train will arrive tomorrow। ठीक है, तो बैरिंग एक्सीडेंट,
तो जरा सा देख लेते हैं इसको। हमने पार्टिसिपल वाले सेगमेंट में पढ़ा है, वर्ब में पढ़ेंगे आप नॉन फाइनाइट्स नामक चैप्टर में, है ना। उसी का एक प्रकार होता है पार्टिसिपल्स। तो उसमें कई तरह के पार्टिसिपल्स होते हैं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसका रूप होता है वर्ब के बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा, और ये काम करता है एडजेक्टिव का, ठीक है। तो कभी जब सेंटेंस में, है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल विदाउट सब्जेक्ट के यूज किया जाए, इसका किसी सब्जेक्ट से रिलेशन ना हो, ऐसा, है ना, तो इसे बोला जाता है प्रेपोजिशन। यहां समझेंगे, ठीक है। बैरिंग एक्सीडेंट, तो यहाँ बैरिंग है प्रेजेंट पार्टिसिपल, काम कर रहा है प्रीपोजिशन का नाउन के पहले, तो ये कहलाया पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। इसी तरह के बहुत सारे यूज किए जाते हैं, है ना। कंसर्निंग कोविड-19 हमने पढ़ा है, उदाहरण कंसर्निंग कोविड-19 बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। कंसर्निंग कोविड-19, दूसरा एग्जांपल जैसे है कंसर्निंग है ना, शामिल करते हुए, है ना, विचार करते हुए, कंसर्निंग कोविड-19, जो अभी देख रहे हैं आप कोरोना वायरस वाले बात है, कोविड-19, देयर आर many rumors in the world, है ना। कोरोना के संबंध में पूरे दुनिया में कई तरह की अफवाहें। तो यहाँ पर कंसर्निंग, कंसर्न है फर्स्ट फॉर्म, संबंधित होना, है ना, जुड़ा होना, ये सब हिंदी होती है। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, और इसका किसी फर्स्ट सब्जेक्ट नहीं है इसका, ठीक है। तो जब सेंटेंस में कोई पार्टिसिपल विदाउट ए क्लियर सब्जेक्ट यूज होता हो, तो उसे समझेंगे हम प्रेपोजिशन। तो इस तरह हमने देखा कि प्रेपोजिशन 4 तरह के होते हैं। एक वन वर्ड वाले, फिर कुछ होते हैं जिसमें प्रेफिक्स लगा के बनाए जाते हैं, उसे कंपाउंड कहते हैं, और तीसरा हमने देखा प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, यानी कुछ वर्ड्स के ग्रुप होते हैं जो दरअसल पूरा का पूरा प्रेपोजिशन की तरह काम करता है। और अंत में सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने समझी कि भाई ऐसा नहीं कि इन, ऑन, ऑफ यही प्रीपोजिशन होता है, बल्कि पार्टिसिपल भी प्रीपोजिशन की तरह काम कर सकते हैं। तो आइए प्रीपोजिशन काइंड्स जानने के बाद अब एक इंपॉर्टेंट बात की चर्चा कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रीपोजिशंस। ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रीपोजिशंस। दोस्तों, हमने प्रेपोजिशन के कॉन्सेप्ट में जाना कि प्रेपोजिशन वह वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द से बताता है, रिलेट करता है उस नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस के दूसरे वर्ड से। यानी प्रीपोजिशन क्या है? रिलेशन शोइंग वर्ड्स। अब तो इससे स्पष्ट है कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है। पहला ऑब्जेक्ट तो हो जाएगा नाउन या प्रोनाउन। जिस नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज किया जाता है वह नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे ही, है ना, गेव या ही, है ना, entered into an agreement। ठीक है जी, he entered into an agreement। आप एक देख रहे हैं ना, entered, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछे गए एग्जाम में और कई लोग इसे याद करके रखते हैं कि इंटर के बाद इनटू नहीं लगाना, लेकिन मैंने लगाया है, क्या गलती से नहीं, जानबूझ के। आगे इस बात की चर्चा होगी जब मैं प्रीपोजिशन के बारे में बताऊंगा, उसके यूजेस को बताऊंगा, तो वहां पर इसकी चर्चा होगी और मामला बिल्कुल क्लियर होगा। तो ही एंटर्ड इनटू
एन अग्रीमेंट, अग्रीमेंट क्या है? संधि, समझौता। क्या हो गया ये? नाउन है ना, नाउन, ठीक है। एंड क्या? आर्टिकल। सेंटेंस का पोस्टमार्टम अगर आप करेंगे और इनटू आ गया, इस नाउन या के पहले आ गया प्रेपोजिशन, और इसका रिलेशन बता रहा है किससे? वर्ब से। हो गया। तो इनटू, तो यहाँ इनटू के बाद जो नाउन आ रहा है यानी अग्रीमेंट, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन इनटू इन दिस सेंटेंस। तो जैसे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट पाया जाता है ना, उसी तरह से प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन प्रोनाउन होता है उसे क्लियरली उसका ऑब्जेक्ट मानते हैं। ये तो हमने कॉन्सेप्ट से भी समझा, डेफिनेशन से जाना। दूसरे प्रकार का ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? दूसरे प्रकार का हो सकता है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है? तो एडवर्ब आप तो समझ रहे हैं ना, लिखा एडवर्ब यानी एडवर्ब का भी प्रकार है। एडवर्ब क्या होते हैं? जो वर्ब के बारे में कुछ बताते हैं, एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं, या एडवर्ब के बारे में बताते हैं। और एडवर्ब के बारे में जब आप विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि एडवर्ब दरअसल हर किसी के बारे में बात करता है, एवरी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करता है, लेकिन वो बात फिर कभी एडवर्ब नामक टॉपिक में। यहाँ पर है एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी टाइम बताने वाले शब्द जो एडवर्ब की तरह काम करते हैं उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना। तो उसका वो भी हो सकता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, जैसे ठीक है, इसका एग्जाम्पल है दे मस्ट हैव रीच्ड होम बाय नाउ, दे मस्ट हैव रीच्ड होम बाय नाउ। अब बाय यहां पर क्या है? प्रीपोजिशन। और नाउ क्या है? आइए देखें नाउ क्या, नाउ किसकी बात कर रहा है? रीच्ड। रीच्ड क्या है? एक्शन है, पहुंचा, पहुंचना, है ना, ये वर्ब है। तो वर्ब की जो बात करे उसे क्या पहचानते हैं? एडवर्ब पहचानते। तो आपने देखा कि सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद एडवर्ब ऑफ टाइम आ सकता है, ये दिमाग में रखना। अब तक हमने जनरली हम जानते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आता, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद एडवर्ब ऑफ टाइम भी आ सकता है। तो इस तरह हमने जाना कि पहला ये हो गया। दूसरा आ जाओ, है ना। तीसरा आपका ऑब्जेक्ट होगा एडवर्ब एंड एडवर्बियल फ्रेज। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? कोई एडवर्बियल फ्रेज हो सकता है। क्या है ये एडवर्बियल फ्रेज? देखेंगे, है ना। यानी प्रीपोजिशन के बाद एडवर्बियल फ्रेज आ सकता है, हम यूज कर सकते हैं। एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है? एडवर्बियल फ्रेज होता है जो एडवर्ब से शुरू होता है, उसके साथ कुछ और वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो एडवर्ब का काम करते हैं, उसे कहते हैं एडवर्बियल फ्रेज। ये बेसिक्स में बताया जाता है। फंडामेंटल्स जब मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश की, तो उसमें बताया जाता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपना स्पेशल मीनिंग होता है, जिसमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं पता चलता, उसी ग्रुप को फ्रेज कहते हैं। और उसमें लग गया कौन? एडवर्बियल, यानी एडवर्ब के जैसा काम करने वाला ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो ऑब्जेक्ट हो सकता है किसका? प्रीपोजिशन का। जैसे द नॉइज केम फ्रॉम अक्रॉस द रिवर। देखिए आप, एक सेंटेंस लिखा, द नॉइज केम फ्रॉम अक्रॉस द रिवर, ठीक है। अब देखेंगे आप, यहां पर फ्रॉम हो गया प्रीपोजिशन, और कहां से? अक्रॉस द रिवर। तो हो गया क्या? अक्रॉस द रिवर, नदी के उस पार से। क्या? नदी के उस पार से आई आवाज। के मतलब वर्ब, तो वर्ब के बारे में जो बात करे क्या कहते हैं? एडवर्ब। चूंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसीलिए इसको बोलते हैं एडवर्बियल, है ना, एडवर्बियल फ्रेज। तो आपने देखा कि किसी प्रीपोजिशन के बाद एडवर्बियल फ्रेज भी यूज किया जा सकता है।
आइए अगला अगला ऑब्जेक्ट देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं बार बार आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस जीव को जरूर समझिएगा, क्लॉज। क्लॉज, क्योंकि दरअसल आपका आमना सामना बराबर क्लॉज से ही होगा। तो आइए तो अगला देखते हैं कि एक क्लॉज यानी ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, कोई क्लॉज हो सकता है। क्लॉज होता क्या है थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये सारी बातें फंडामेंटल्स में होंगी, ठीक है। इंग्लिश के फंडामेंटल्स में वो वीडियो में बनाऊंगा तो उसमें ये सारी बातों की चर्चा होगी डिटेल से, बट यहाँ के लिए समझने के लिए मैं बता देना चाहता हूँ क्लॉज क्या होता है। क्लॉज दरअसल पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, सेंटेंस का टुकड़ा होता है। कैसा टुकड़ा होता है, जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है। वाक्य का ऐसा टुकड़ा जिसका अपना एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो, ऐसे टुकड़े को ग्रामर की भाषा में क्लॉज कहते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं, पहचान की जरूरत। तो कोई क्लॉज भी हो सकता है प्रीपोजिशन के बाद, कैसे देखते हैं। पे अटेंशन टू व्हाट योर टीचर्स से, ठीक है। पे अटेंशन टू व्हाट योर टीचर्स से, तो गौर से देखेंगे आप। पे अटेंशन टू, टू हो गया प्रीपोजिशन, और इसके बाद क्या आ रहा है, व्हाट योर टीचर से। तो दरअसल क्या है, एक सेंटेंस जैसा जीव है। क्लॉज भी सेंटेंस जैसा होता है, सेंटेंस में भी एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, और क्लॉज में भी एक सब्जेक्ट वर्ब होता है। फर्क यह है कि सेंटेंस को जब जी चाहे इंडिपेंडेंटली जहां चाहे यूज कर सकते हैं, और क्लॉज कहां पाया जाता है, वो जब भी होता है सेंटेंस के अंदर होता है, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो यहां आ जाओ, ठीक है। व्हाट योर टीचर सेज, तो टीचर्स क्या हो गया, सब्जेक्ट, से हो गया वर्ब। तो सब्जेक्ट वर्ब के जोड़ा वाले टुकड़े को क्या कहते हैं, इसे क्लॉज कहते हैं, इसी को क्लॉज कहते हैं। तो हमने देखा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्लॉज भी हो सकता है। चलते चलते एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगला हम देखेंगे कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट वर्ब भी होता है। बात चौंकने की नहीं, हमने अब तक क्या पढ़ा कॉन्सेप्ट में कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, बट मैं आपको अब दिखा रहा हूं कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट वर्ब भी हो सकता है, ठीक है। बट तथा एक्सेप्ट, ये भी प्रीपोजिशन की तरह काम करते हैं। प्रीपोजिशन को छोड़कर, इन दोनों की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। ये दो प्रीपोजिशन को छोड़कर बाकी प्रीपोजिशन के बाद बाकी जितने भी प्रीपोजिशन होंगे, अगर वर्ब आता, बट वर्ब का कैसा रूप आता, जेरंड फॉर्म। जेरंड फॉर्म मतलब वर्ब का बेस में लगा आईएनजी फॉर्म, और जो नाउन की तरह काम करता हो, ठीक है, इसी को कहते हैं जेरंड। तो प्रीपोजिशन के बाद जब हमें वर्ब रखना हो तो कैसा रखेंगे, उसका आईएनजी फॉर्म रखेंगे, जिसे कहेंगे जेरंड, ठीक है। तो एग्जांपल कई सारे हो सकते हैं किसी प्रीपोजिशन, तो है ना, जैसे he debarred him from attending his classes, ठीक है जी। He debarred him from attending his classes. डिबार मतलब क्या होता है, किसी को किसी कार्यक्रम में शामिल न होने देने के लिए कहना, उससे उसे अलग रखना। तो क्या करा, एक दिन एक टीचर ने, है ना, कुछ स्टूडेंट से गुस्से में होंगे, तो उन्होंने क्या करा, उस स्टूडेंट को अपने क्लास करने से अलग कर दिया, मनाही कर दी कि भाई आप मेरे क्लास नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या करा आपने, डिबार्ड किया, वर्ब, फ्रॉम हो गया प्रीपोजिशन, ठीक है। और उसके बाद आप क्या देख रहे हैं,
V1 में आईएनजी अटेंड, अटेंड है, अटेंड में लग गया आईएनजी, दिस इज योर जेरंड। ठीक है जी। तो हमने समझा कि भाई बट और एक्सेप्ट को छोड़कर बाकी जब भी वर्ब आएगा आप ध्यान रखेंगे आईएनजी। इसमें बहुत सारे सवाल आपको दिखेंगे एसएससी वगैरह में बहुत ज्यादा। तो इस तरह हमने देखा कि प्रीपोजिशन के काइंड्स कितने होते हैं और प्रीपोजिशंस के ऑब्जेक्ट है ना क्या क्या हो सकते हैं। तो आइए अब क्या करेंगे कि जब कोई है ना देखेगा किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातों की लगे हाथों चर्चा ऑब्जेक्ट रहने पर कई बार है ना वो क्या किए जाते नहीं लिखे जाते। जैसे इंपॉर्टेंट केसेज है, जब कोई रिलेटिव प्रोनाउन आपने पढ़ा होगा प्रोनाउन नामक चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोनाउन है ना, किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, तब क्या करते हैं, तब उस रिलेटिव प्रोनाउन को लिखने की जरूरत नहीं होता। इस है ना रिलेटिव प्रोनाउन को लिखा या बोला नहीं जाता, लोग यूं ही समझ जाएंगे, बोला नहीं जाता। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन प्रोनाउन नामक चैप्टर में आप पढ़ेंगे है ना, किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद हु, whom, whose, which, that इस तरह के यूजेस होते हैं जो दरअसल दो बात को जोड़ते भी है ना, तो वो वहां पर कहलाते हैं हु, whom, whose, which, that, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो जब इसमें से ऐसा कोई रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हो जाए, जैसे he was the teacher, we were looking for, एक एग्जाम्पल है, he was the teacher, we were looking for। अब यहाँ गौर से देखेंगे, he was the teacher, देख रहे हैं आप एक टुकड़ा, we were looking for, तो look for मतलब होता है ढूंढना, तलाश करना। ठीक है जी, तो लुकिंग फॉर किसको, किसे ढूंढ रहे थे आप, किसकी तलाश कर रहे थे, टीचर की। तो यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जा सकता था whom, ठीक है, लेकिन यहाँ चूंकि फॉर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जा रहा हूं, इसीलिए आपने क्या करा, इस whom को लिखा नहीं, बोला नहीं। तो ऐसे यूजेस काफी मिलेंगे आपको कि जब कोई रिलेटिव प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाए तो उस रिलेटिव प्रोनाउन को ना लिखने की जरूरत है न बोलने की जरूरत है। ठीक है, उसी तरह से और भी एग्जांपल है, दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस है ना, दिस इज द प्लेस वी विजिटेड अर्लियर या वी विजिटेड बिफोर, है ना। एक दूसरा एग्जांपल है, दिस इज द प्लेस वी विजिटेड अर्लियर, हो गया। तो ये क्या है, यहां भी आप देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे केसेस में रिलेटिव प्रोनाउन हटा दिए जाते। तो ये सब आपने देखा, ये हो गए एक इंपॉर्टेंट बात। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रीपोजिशन कितने तरह के होते हैं, और सबसे जरूरी बात हमने समझा कि प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो नाउ यू हैव गॉट द एडवांस आइडिया अबाउट प्रीपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रीपोजिशन। नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, ठीक है, व्हाट शुड कम एज ए है ना ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन के बाद क्या क्या यूज किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट मसला हो सकता है क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो अगले वीडियो में मैं क्या करने जा रहा हूं ये आपको थोड़ा बता देता हूं। अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर वैसे कौन कौन से सिचुएशंस हैं जहां पर प्रीपोजिशंस को यूज नहीं करना चाहिए,
हाँ, मैं दिखाऊंगा आपको नो प्रीपोजिशंस के यूजेस, और यकीन जानिए कि ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है। आप क्वेश्चंस देखेंगे प्रीपोजिशन पे आए हुए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो नो प्रीपोजिशन से क्वेश्चंस अधिकतर बार पूछे गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज की बातें आपके लिए काफी उपयोगी रही होगी, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे वीडियो से आपको वाकई फायदा हो रहा है, आपकी समझ थोड़ी और क्लियर होती जा रही है, मैं आपको समझने में आसानी से मदद कर पा रहा हूं, तो प्लीज शेयर माय वीडियोस अप टू योर मैक्सिमम एंड सब्सक्राइब सो दैट आई मे बी इंस्पायर्ड टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस। ठीक है, ताकि मेरा ये जो मिशन है कि मैं स्टूडेंट को आसान से आसान भाषा में और बिल्कुल जड़ से इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़ी बातें बताऊं, और हर टॉपिक का बिल्कुल रूट से और आसान भाषा में आपको समझा पाऊं।